May I come in, sir? Yes, come. Thank you, sir. नमस्ते सर। हाँ। नमस्ते मैम। बैठिए। थैंक यू सर। आपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन किया है और बाद में बीएड भी कर लिया सर। और आप वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक भी लग गए हैं ना? जी सर। बढ़िया। अध्यापक का पेशा बड़ा वो है, कंफर्टेबल है ना? इजी गोइंग है, सुबह गए दोपहर को आ गए, और अगर इसमें या 10 बजे गए तो शाम को 4 बजे आ गए, कोई टाइम टेबल वगैरह नहीं। यहाँ तो आपका जिस जॉब में आप जा रहे हैं वहां 24/7, नो सैटरडे संडे, नो होली दीपावली, तो ऐसा क्यों? सर मुझे लगता है कि जिस तरह शक्ति के साथ में जिम्मेदारियां भी आती है, तो उनको हमें जिम्मेदारियों की तरफ से देखना चाहिए। जिस तरह की जो जॉब आर्य सेवा में है, उनका एक बड़ा स्कोप होता है और विविध क्षेत्रों में वो काम करते हैं। मुख्य रूप से उनकी भूमिका नियंत्रणकारी के रूप में होती है, जिसमें वो सभी क्षेत्रों में क्या क्या कार्य हो रहे हैं, उनका अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं, उसके बारे में देखते हैं। और जहाँ पर शिक्षक का जो मुख्य डील होती है वो छोटे बच्चों के साथ में होती है, तो उसी अनुसार उनको भी कोऑर्डिनेशन के साथ में रहना सिखाया जाता है, ताकि बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है वो अच्छी तरह से हो। पंचायती राज की शुरुआत आपके जिले से हुई है? जी सर। इसके पीछे क्या कारण रहा? सर इसके पीछे जो मुख्य कारण था वो वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण था, कि वहाँ पर श्री बलदेव राम मिर्दा जी जैसे महत्वपूर्ण किसान नेता वहाँ से संबंधित थे, और वहाँ पर एक किसान मेलों का भी उस समय आयोजन किया जाता था, जिनमें किसान अपने संबंधित पशु को भी खरीदारी करते थे और जो सम्मेलन आदि भी होते थे। उसी आधार के बाद में उसको लागू किया गया। इन नागौरी बैल की क्या खासियत होती है? सर नागौरी बैल अपने जहाँ पर शारीरिक शक्तिशाली के तौर पर देखा जाए तो वो अधिक बेहतर है। उसके अलावा उसका जो रंग रूप होता है वो भी अन्य बैलों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण होता है। अभी एक सहकार टैक्सी कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टार्ट किया सरकार ने, है ना? जी सर। भारत टैक्सी, उसके बारे में बताएं। सर इसे भारत टैक्सी के नाम से जाना जा रहा है और कल इसकी आधिकारिक घोषणा हो गई है। ये मुख्य रूप से एक जीरो कमीशन मॉडल पर आधारित एक टैक्सी सेवा है, जिसमें जो टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर आदि होंगे वो भी इस सेवा में एक सदस्य के रूप में भूमिका निभाएंगे, और मध्यस्थ और बिचौलियों की समाप्ति करते हुए उनको अधिक लाभ सुनिश्चित कराने से संबंधित ये योजना है। और शेयर होल्डर होंगे ये लोग क्या, टैक्सी ड्राइवर्स? जी सर, इनमें सदस्य के रूप में शेयर होल्डर्स की भूमिका भी है। क्या रहेगा, मतलब कितने शेयर मिलेंगे, कितने चार्जेस लगेंगे उसके? माफ कीजिएगा सर, इसके बारे में पूरी तरह मैंने कम से कम 5 शेयर मिलेंगे? जी ठीक सर। है, 500 रुपए लेके। थैंक यू सर। और सब्सक्रिप्शन कितना रहेगा इनका? 4 व्हीलर का कितना और 3 व्हीलर का कितना रहेगा, राइड का? सॉरी सर, इसमें ये जो राइड का इसमें जो आपका सब्सक्रिप्शन होगा, 4 व्हीलर का कितना रहेगा, 3 व्हीलर का क्या रहेगा? 30 रुपए, 18 रुपए कुछ किया ना ऐसा? चलिए छोड़ो, माफ कीजिएगा सर, मैं इसको वापस जाके देखूंगा। ठीक है। ये हनी ट्रैप क्या होता है? सर ये एक अपराध का एक प्रकार है, जिसमें महिलाओं के द्वारा जो कोई पुरुष सदस्य भी हो सकते हैं या महिलाएं भी हो सकती है, उनको इस तरह से झांसे में लेकर या फिर बातचीत के माध्यम से फंसाया जाता है, और फिर उनसे उनकी निजी जानकारी या फिर देश के बारे में जो संवेदनशील जानकारी होती है वो लेने का प्रयास किया जाता है। और साइबर फ्रॉड क्या होते हैं? साइबर फ्रॉड में विभिन्न प्रकार के ये साइबर क्राइम होते हैं, जिसमें ठगी से संबंधित मामले हो सकते हैं या फिर डिजिटल अरेस्ट को लेकर हो सकते हैं। ये आपके सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जो है, इससे जो उत्पादन करते हैं, तो क्या क्या नुकसान है इसके? सर इनमें फायदों के साथ में कुछ नुकसान भी देखे गए हैं, जिनमें बड़ा जो अभी नुकसान देखा जा रहा है वो मुख्य रूप से वृक्षों की कटाई को लेकर है, और जो बड़े सोलर पैनल लगाए जाते हैं उसमें ये नुकसान होता है। और दूसरा इसमें जो सेमीकंडक्टर आदि का प्रयोग लिया जाता है, तो फिर जो प्लेट्स आदि होती है उनके सुरक्षित निस्तारण की भी एक बड़ी समस्या होती है। ठीक है। मनरेगा वर्सेस वीबीजी राम जी, ये बताएं। सर पहले जो मनरेगा से संबंधित योजना थी वो 2005 में लागू की गई थी, और अभी उसको परिवर्तित करते हुए वीबीजी राम जी
जिसका पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। और इसमें कुछ मूलभूत परिवर्तन किए गए हैं, जिसके अंतर्गत जो दिनों की संख्या है, गारंटीकृत रोजगार दिनों की संख्या वो बढ़ाई गई है, 125 दिन है। दूसरा, इसमें केंद्र राज्य का वित्त पोषण योगदान है वो अब बदल के 60:40 कर दिया गया है। पूर्वोत्तर में कुछ अलग अनुपात है, 90:10 का है। और तीसरा, इसमें पहले जहां पर मांग आधारित सेवा दी जाती थी, वहीं अब सप्लाई आधारित सेवा इसमें सुनिश्चित की जाएगी। फोर्थ प्रयास, इसमें 60 कृषि दिवस को भी शामिल किया गया, जिसमें रोजगार संबंधी छूट रहेगी। और पांचवा, इसमें तकनीकी की भूमिका को बढ़ाया गया, जिसमें अधिक बेहतर निगरानी और अधिक बेहतर जो 4 मुख्य क्षेत्र इसमें निर्धारित किए गए, ताकि देश की जो आवश्यकता है विकसित भारत के अनुरूप कार्यों को सुनिश्चित किया जाए। विपक्ष इस स्कीम का ये विरोध क्यों कर रहा है वीजी राम जी का? सर, उनके 2-3 जो मुद्दे थे, उसके अनुसार पहला मुद्दा राज्यों की भूमिका, राज्यों की जो वित्त पोषण की भागीदारी है वो बढ़ाने को लेकर है, जिससे राज्यों पर अतिरिक्त कर भार बढ़ेगा, जो राजस्व भार बढ़ेगा। दूसरा, इसमें जो सप्लाई ड्रिवन पॉलिसी अब लगाई गई है उसको लेकर भी विवाद है। और तीसरा, कहा जा रहा है कि इसमें जो रोजगार का सुनिश्चित अधिकार दिया गया था, वो भी अब समाप्त होने संबंधी भी बातचीत हो रही है। महात्मा गांधी जी के नाम को लेके भी ये नाम उनका हटा दिया, सब कुछ चल रहा है क्या कुछ? ठीक है, ये अब रामजल सेतु लिंक परियोजना के बारे में बताइए। सर, ये मुख्य रूप से पीकेसी ईआरसीपी का ही नाम है, और जिसका पूरा नाम पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है। इसके माध्यम से चंबल और उसकी जो सहायक नदियों का अधिशेष जल है उसको बनास और उसकी सहायक नदियों में भेजा जाएगा, ताकि वहां पर सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए और औद्योगिक उपयोग के लिए जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इसमें ये जो राम नाम है, ये इसका ये कहाँ से है राम? सर, इसमें जो दक्षिण भारत का एक राम सेतु पुल था उसको जोड़कर ये प्रयास किए जा रहे हैं। और इसके अलावा सर, मैं भी एक ही ये ध्यान किन किन राज्यों की परियोजना है? सर, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश, राम है। अच्छा जी सर, ठीक है। थैंक यू सर। आप ये जो परीक्षा दे रहे हैं इसका पूरा नाम क्या है? RAS का? राजस्थान प्रशासनिक सेवा और अधीनस्थ सेवा प्रतियोगी परीक्षा। आप में से कौन से गुण जिनके आधार पर आप अपने आप को RAS के अधिकारी योग्य मानते हैं? जी सर, मैं कुछ गुणों को अपने अंदर अभी तक मैंने जहाँ पर देखा है मैं उनको बताना चाहूँगा। जैसे सर, पहला, मैं जो भी कार्य मुझे दिया जाता है उसको मैं पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ में करने का प्रयास करता हूँ, जो कि एक RS अधिकारी के रूप में मुझे जो लंबित मामले हैं और योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन धरातल स्तर पर किया जाना है उसमें मुझे सहायता करेगा। दूसरा, समस्या समाधान का जो दृष्टिकोण है वो मैं अपने अंदर देखता हूँ, वो वर्तमान में संस्थागत समाधान में मजबूत भूमिका निभाएगा। और तीसरा, मैं सत्यनिष्ठा का जो गुण है वो मैं अपने अंदर देखता हूँ। और फोर्थ सर, तकनीक के प्रति भी मैं स्वयं को सहज महसूस करता आपने हूँ। अभी ये कहा कि सत्यनिष्ठा का गुण है, तो हम इसमें ये कैसे माने कि आप सत्यनिष्ठ हैं? कुछ बताइए, उदाहरण या पुरानी बात, कोई घटना जिसमें आप सत्यनिष्ठ रहे। सर, सत्यनिष्ठा का अगर साधारण अर्थ में समझा जाए तो ये मन, वचन और कर्म में एक रूपता का संबंधित एक नैतिक गुण है। मैंने जो अपने छोटे पैमाने पर किया है वो, पहला तो मैं स्वच्छता को मानता हूँ, जिसको मैं अपने विचारों में भी और कर्म में भी अपनाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मेरे आसपास और मोहल्ले में जो स्वच्छता कार्यक्रम होते हैं उसमें मैं बढ़ चढ़ कर भाग लेता हूँ। दूसरा सर, वृक्षारोपण को लेकर मैंने प्रयास किए हैं, जो मेरी पर्यावरण संरक्षण की तरफ विचार है उसको लेकर मेरा सहयोग दिखाता है। और तीसरा सर, जैसा कि मेरा जो भूमिकाएं हैं कि समाज के विकास के लिए मैं कुछ योगदान करूं, उसको मैं वर्तमान अपने पद के माध्यम से भी और आगे मेरी जो आकांक्षाएं हैं RS सेवा के रूप में उनके माध्यम से भी मैं करना चाहता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू सर। आपने अभी बताया सर को कि आपकी क्वालिटी है कि आप समस्या समाधान करते हैं जी मैम। अच्छी प्रकार से। चलिए मुझे ये बताइए, एक समस्या आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। एक गांव में अवैध खनन से संबंधित लोगों के बहुत से रोजगार जुड़े हुए हैं, बहुत से परिवारों का पेट उस अवैध खनन से भर रहा है जी। मगर उसके साथ साथ पर्यावरण असंतुलन भी हो रहा है।
अब उन ग्रामवासियों के पास किसी और रोजगार की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में पर्यावरण संतुलन और जो सामाजिक दायित्व है, उन दोनों की जो एक टकराव की स्थिति है, इसे आप किस प्रकार से हैंडल करेंगे? मैम, पहले तो आपने जिस तरह बताया ये अवैध खनन का मुद्दा है, तो फिर मैं प्रशासनिक आधार पर अवैध खनन को जो सरकार की नीति है उसके अनुरूप इसको रोकने का प्रयास करूंगा, और जो वैध खनन हो रहा है उसको मैं बढ़ावा दूंगा, जिसके आधार पर जो रोजगार सुनिश्चित हो रहे हैं उसमें यदि और भी रोजगार की आकांक्षाएं हैं और अवसर है वहां पर मैं उनको रोजगार उपलब्ध करवाऊंगा। दूसरा प्रयास मैं ये करूंगा कि वहां पर जो लोग अवैध खनन में संलग्न हैं, क्योंकि ये एक आपराधिक कृत्य है, इसको रोका जाना चाहिए, परंतु साथ साथ जो इस व्यवसाय में संलग्न करता लोग हैं उनके साथ संवेदनशीलता रखते हुए मैं प्रयास करूंगा उन्हें वैकल्पिक रोजगार के अवसर सुनिश्चित करवाए जाए, जिसके अंतर्गत जो स्वनिधि योजना है उसमें उनको सुनिश्चित कराया जा सकता है। दूसरा, बीबीजी राम जी में उनको रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। तीसरा, महिलाओं से संबंधित जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण करके मैं उनको स्थानीय स्तर पर जो रोजगार उपलब्ध हो सकते हैं वो उपलब्ध कराऊंगा। और चौथा, उनमें कौशल विकास को मुख्य रूप से बढ़ावा देकर उनकी दीर्घकालिक आवश्यकताओं को सुनिश्चित करूंगा। चलिए, कौशल विकास के संबंध में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या प्रावधान किए गए हैं? मैम, इसमें कक्षा 6 से ही वोकेशनल ट्रेनिंग को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान है, जिसके अंतर्गत बच्चों को कोडिंग और जो इंटरनेट की जानकारी तथा जो कुछ छोटे व्यवसाय होते हैं उनके बारे में भी उनकी रुचि जागृत की जाएगी, जिसके आधार पर बड़े होकर भी वो इन रोजगार को अधिक बेहतर रूप से समझ पाएंगे और करियर संबंधी निर्णय ले पाएंगे। उसके साथ साथ इसमें मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सुविधा जो ग्रेजुएशन के स्तर पर रखी गई है वो भी एक तरह से। मैं सिर्फ स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड पूछना चाह रहा हूँ आपसे। जी सर, जी मैम, माफ कीजिएगा। चलिए, ठीक है। मुझे बताइए, एक छठी कक्षा के विद्यार्थी को आप क्या स्किल सिखाएंगे, कौन सा रोजगार सिखाएंगे? मैम, पहले मैं उनको कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल तकनीक के बारे में जागरूकता उत्पन्न करूंगा। दूसरा प्रयास मैं करूंगा कि स्थानीय स्तर पर ही कोई जो छोटे मोटे जैसे मिट्टी से संबंधित जो हस्तशिल्प होते हैं उनके बारे में बताया जा सकता है। उनके जो नई नई तकनीकें आ रही है उनको आधारित कुछ मॉडल्स विकसित किए जा सकते हैं, मॉडल की प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम लगाए जा सकते हैं जिनसे उनमें तकनीकी क्षमता का विकास होगा। और साथ में उनके स्वयं की रुचि के क्षेत्र जैसे विज्ञान के क्षेत्र में हो सकते हैं या साहित्य के क्षेत्र में हो सकते हैं, वो भी डेवलप इसमें किए जा सकते हैं। चलिए, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विजन क्या है? मैम, इसका मुख्य विजन 21वीं सदी के अनुरूप जो बच्चों में आवश्यक गुणों का विकास करना है। दूसरा, अनुभव आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना है। और तीसरा, इसमें बच्चों को बहुआयामी जो प्रतिभाएं हैं उनका विकास करना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ा है आपने? जी मैम, मैंने थोड़े इसके उसमें बारे। प्रॉपर विजन लिखे हुए हैं जो आपके बताए गए विजन से मैच नहीं खा रहे हैं, तो एक बार आप इसको देख लीजिए। सॉरी मैम, मैं है इसको ना? देखूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी बजट प्रस्तुत किया गया था, मुझे बताइए बजट में कितने कटौती प्रस्ताव रखे जा सकते हैं? मैम, इसमें 3 जो बड़े कटौती प्रस्ताव रखे जाते हैं। क्या उनका नाम है उन कटौती एग्जैक्ट प्रस्ताव? नाम मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, माफ कीजिएगा। अच्छा, चलिए। बजट प्रस्तुतिकरण का प्रथम और आखिरी दस्तावेज कौन सा होता है? मैम, प्रथम जो दस्तावेज होता है वो धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और जो आखिरी दस्तावेज होता है वो विनियोग विधेयक होता है। प्रथम धन विधेयक होता है। मैम, मेरी जानकारी के अनुसार अभी यही है, मैं इसको वापस कंफर्म कर लूँ। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई गाइडलाइंस क्या है? सॉरी मैम, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। चलिए, मणिपुर में जो सरकार की बहाली की गई है, क्या शांति स्थापना के लिए वो पर्याप्त है या प्रशासनिक जवाबदेहिता भी सुनिश्चित करनी होगी? मैम, जो व्यवस्था लागू की गई है उसमें जो तात्कालिक उपाय किए गए हैं जिसके अंतर्गत संवैधानिक रूप से सरकार का गठन किया गया है, और उसके बाद में स्थानीय स्तर पर जो दोनों समुदायों की मांगे हैं उनको समाधान करते हुए प्रशासन की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। ठीक।
थैंक यू। आप स्कूल में सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, जी सर। सोशल साइंस में क्या क्या आता है? सर सोशल साइंस में जो मुख्य रूप से विभिन्न सब्जेक्ट जैसे इतिहास, समझ और भूगोल की जानकारी, उसके बाद अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, ये तो कुछ ये मुख्य। ये हिस्ट्री भी साइंस में आता है क्या? सर आपने कहा पॉलिटिक, आपने और क्या बताया? हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और और आपने ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। अच्छा, तो ये क्या साइंस में आते हैं क्या ये सब्जेक्ट? सोशल साइंस का क्या मतलब होता है? सर सोशल साइंस के संबंध में दोनों ही विचार रखे जाते हैं कि ये कला भी है और विज्ञान भी है। विज्ञान के अनुसार ऐसा देखा जा सकता है, जिस तरह हिस्ट्री के बारे में तथ्यों का अध्ययन करने के लिए हम कुछ प्राथमिक स्रोत और महत्वपूर्ण साक्ष्य लेते हैं, जिसका विश्लेषण करके हम निष्कर्ष निकालते हैं, तो वो एक वैज्ञानिक पद्धति है। दूसरा प्रयास हम अभी वर्तमान में जिस तरह विज्ञान की कुछ कोर विज्ञान की तकनीकें वो भी इसमें प्रयोग में ली जा रही है, जैसे कार्बन डेटिंग जैसी विधियां हो सकती है। और ये सामाजिक विज्ञान क्या होता है? सर ये समाज के व्यवहार और उसके जो संबंध है उनको समझने का विज्ञान है। अच्छा, इसमें भी साइंस है कहीं ना कहीं? सर मानव व्यवहार को समझने के स्तर पर ऐसा देखा जा सकता है। अच्छा, चलिए, अभी इस बजट में रील वगैरह बनाने के लिए भी, मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर भी फोकस बढ़ाया सरकार ने। जी सर। स्कूलों में 1000 स्कूलों में इस तरह की शिक्षा दी जाएगी। आप तो चूंकि सीनियर क्लासेस को पढ़ाते हैं, कौन से क्लास को पढ़ा रहे हैं आप? सर 6 से 12 तक, 10 6 से, तक। तो बड़े बच्चों में तो इस तरह का क्रेज है। क्या ये इस तरह की प्लेटफॉर्म प्रदान करना स्कूलों में, ये क्या उचित है अनुचित है? क्या इससे स्कूलों में कुछ बच्चों की अदरवाइज एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी? सर मुझे लगता है इसके दोनों पक्ष हो सकते हैं। कुछ इसके सकारात्मक पक्ष है और कुछ जो अतिवादी विचार की तरफ यदि जाया जाए और इसके कुछ एहतियाती उपाय के रूप में इनके कुछ नकारात्मक पक्ष भी हो सकते हैं। क्योंकि वर्तमान आवश्यकता डिजिटल तकनीक की आवश्यकता है, इसलिए इन उपायों को बढ़ावा देना जरूरी है, जिसके माध्यम से वो अपनी जो कला और प्रतिभा है उसको इसके माध्यम से बढ़ा सकते हैं, और ये इकोनॉमी में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा आप तो करते हैं। देखते हैं, आप बड़े बच्चों के साथ भी आप डील करते हैं, जी बड़े बच्चों में सोशल मीडिया की लत है। जी बहुत से देशों ने तो 16 वर्ष से आयु के नीचे उन्होंने बैन भी कर दिया है। क्या भारत में हमें करना चाहिए? हम तो, हमारी 141 करोड़ की आबादी, तो स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या भी बहुत ज्यादा, तो क्यों नहीं हम इस चीज को बैन करें? समाज में एक तरह के जो वातावरण बन जाता है उसको अवॉइड कर सकते हैं ना? सर मुझे लगता है इसमें पूरी तरह बैन करने की बजाय हमें रेगुलेशन को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि बैन करने के भी कुछ नकारात्मक प्रभाव सामने आ सकते हैं। जिस तरह जो बच्चे हैं वो डार्क वेब की तरफ और वेरी पर्सनल नेटवर्क वीपीएन की तरफ आगे बढ़कर जो इसके नकारात्मक प्रभाव है वो और अधिक बढ़ जाएंगे, जहां पर कोई रेगुलेशन नहीं होगा। हमसे छोटे देशों ने तो बैन कर ही दिया, फ्रांस ने कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया, तो हमें क्या दिक्कत है? वहां ये दिक्कतें नहीं आ रही क्या? सर वहां पर पहली बात, वहां की जो जनसंख्या है वो साक्षरता में और डिजिटल तकनीक तक पहुंच में अधिक सक्षम भी है और जानकारी भी है। यहाँ पर एक समस्या जागरूकता को लेकर हो सकती है, और दूसरी समस्या सर जिस तरह समस्याओं का समाधान बातचीत के माध्यम से हो और सरल उपायों के माध्यम से हो, रेगुलेशन के माध्यम से हो, उस वजह से। अच्छा अच्छा, ये एनईपी जो है इसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास के ऊपर बहुत फोकस है। वो बोलते ना, क्या बोल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अलावा, तो यही एक पार्ट हो गया ना, जो इसको रील डेवलपमेंट, रील बनाने का, वो बनने का, तो इसी चीज को प्रोत्साहन करना चाहिए। आप स्कूलों में क्या करोगे? आप अगर कंप्यूटर टीचर होते और आपको ये जिम्मेवारी दी जाती तो आप क्या करते? सर इसके अंतर्गत सर्वप्रथम में जो सरकार की योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करते हुए कंप्यूटर शिक्षा के बारे में जो मुख्य जानकारी है वो दूंगा, जिसमें क्लिक योजना अभी चलाई जा रही है। दूसरा प्रयास मैं करूंगा कि बच्चों को जो डिजिटल सुरक्षा के बारे में जागरूकता अवेयर करवाऊंगा, और जो इससे संबंधित अपराध हो सकते हैं उनके बारे में परिचित कराऊंगा। तीसरा मैं प्रयास करूंगा कि बच्चों के रचनात्मक प्रतिभा को बढ़ाने के लिए स्कूल स्तर पर कुछ यूट्यूब प्रोग्राम आगे इस तरह से चलाए जा सकते हैं, जिनसे वो अपनी अलग अलग कलाओं और प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सके। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक राज्य की मुख्यमंत्री पेश हुई और उन्होंने अपने तर्क दिए। कौन है वो, किस बारे में उन्होंने तर्क दिए अपने?
सर वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी है और उन्होंने वर्तमान में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है इलेक्शन कमीशन के द्वारा उन संबंध में कुछ तर्क दिए थे। अच्छा, उस संबंध में तर्क दिए। चलिए, वेरी गुड सर। थैंक यू सर। ये एमएसपी क्या होती है? सर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। कैलकुलेट इसको कैसे करते हैं कैलकुलेट? माफ कीजिएगा सर, मैं समझ नहीं पाया। इसको ये कैलकुलेशन कैसे होता है? एमएसपी किसी प्रोडक्ट का कितना होना चाहिए, इसकी गणना कैसे करते हैं एमएसपी की? सर एमएसपी का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है और इसकी जो एक पृथक कृषि और किसान कल्याण जो विभाग है उसके द्वारा आरंभिक रूप से सुझाव सुझाए जाते हैं और फिर आर्थिक मामलों की जो समिति है उनके द्वारा अंत में फाइनल। इसका कुछ ये होता है जैसे मान लो उसमें ये कॉस्टिंग ये रही, फिर कॉस्टिंग का 1.5 टाइम्स, ऐसा कुछ नहीं होता क्या? जी सर, इसमें अभी वर्तमान में A2+FL और उसका 50% जो फॉर्मूला है वो तय किया जा रहा है। तो कितने प्रोडक्ट्स पे अभी एमएसपी दिया जा रहा है सरकार द्वारा? सर वर्तमान में 23 फसलों पर जो फसल उत्पाद है उन पर दिया जाता है। ठीक है, ये इसमें ये मिड डे मील क्या होता है? सर ये एक योजना है जो कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक बच्चों को पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण आहार उपलब्ध करवाने से क्या संबंधित। मिलता है इसमें, कितना कितना मिलता है? सर इसमें जो शुरुआती कक्षाएं हैं कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक उसमें 150 ml तक और पौष्टिक आहार के अंतर्गत चावल से संबंधित, दाल और कुछ जो पौष्टिक सब्जियां होती है हरी सब्जियां उनको इसमें बढ़ावा दिया जाता है। चावल एमएल में मिलेगा 150? माफ कीजिएगा सर, वो दूध से संबंधित थी। आपके विद्यालय में ये जो ये मिड डे मील बन रहा है वो बाईजी जो है अनुसूचित जाति से आती है, जैसे ही अपने छात्रों में मालूम पड़ा उन्होंने उसको ये इसमें अपने मतलब ग्रहण करने से मना कर दिया मीटिंग में, आप वहां पे हैं तो आप क्या करेंगे? सर मैं चूंकि सामाजिक विज्ञान का अध्यापक हूं तो मैं उनको संविधान के प्रावधानों के माध्यम से समझाऊंगा और उनके साथ मानवीय संवेदना रखते हुए उन्हें ये बताऊंगा कि वर्तमान जो भारतीय देश है उसमें अनुसूचित जाति जनजाति और जातिगत भेदभाव को पूरी तरह अस्वीकार किया गया है। दूसरा प्रयास में वहाँ के शिक्षकों के माध्यम से और जो उनके अभिभावक होंगे उनको भी शामिल करते हुए बच्चों को समझाने का प्रयास करूंगा और अभिभावकों को भी समझाऊंगा स्कूल स्टाफ के माध्यम से। और तीसरा मैं स्वयं भी उनके साथ में यदि खाना खाकर उनको संदेश देना चाहूंगा कि इस तरह का भेदभाव मैं भी नहीं मानता हूँ। एक प्रशासनिक अधिकारी को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? सर एक प्रशासनिक अधिकारी का जो मुख्य चुनौतियां है उसके अंतर्गत पहली बड़ी चुनौती सरकारी योजनाओं को क्रियान्वयन के स्तर पर आती है, जिसमें लाभार्थी वर्ग का चयन करना और फिर उन तक वास्तविक धरातल स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, उसमें जागरूकता एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। दूसरी समस्या वर्तमान में बढ़ती हुई जो कानून व्यवस्था संबंधी चुनौतियां और साइबर क्राइम तथा ड्रग तस्करी जैसे जो मामले बढ़ रहे हैं उनको लेकर आ सकती है। तीसरी चुनौती इसमें एक आरएस अधिकारी का जो राजस्व से संबंधित मामलों में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए राजस्व मामलों का निपटारा करना मध्यस्थता के माध्यम से वो एक चुनौती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो बताया नहीं आपने, वो भी होता है इसमें, काफी दखलंदाजी होती है राजनीति की। जी सर, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो सकता है परंतु सीमित मात्रा में वो हो तो फिर वो जहाँ पर प्रशासनिक कुशलता बढ़ाता है, परंतु अत्यधिक मात्रा में हो तो फिर वो उसकी कुशलता को प्रभावित करता है। चलिए, आप किसी इलाके के एसडीएम लगे हुए हैं, वहां पे इसमें आपके एमएलए साहब की बेटी की शादी है जिसमें आपको उन्होंने सादर निमंत्रित किया है। आप वहां गए तो आप देखा कि हिस्ट्री सीटर और एमएलए साहब तो एक ही सोफे में दोनों बैठे हुए जो कि वांटेड था, तो आप क्या करेंगे? सर इस संबंध में मैं, क्योंकि एक आरएस अधिकारी की ड्यूटी 24/7 होती है और यदि मैं व्यक्तिगत तरफ से उस पार्टी में शामिल हो रहा हूं तो फिर मेरी वैधानिक जिम्मेदारी वो नहीं बनेगी, परंतु उसके साथ साथ मेरी एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में यदि भूमिका देखी जाए तो मेरा प्रयास रहेगा कि उनको तुरंत जो यदि उन पर आरोप लगाए गए हैं और उनको गिरफ्तार करने से संबंधित स्पष्ट दिशा निर्देश मिले हुए हैं तो फिर मैं पुलिस प्रशासन की सहायता से उनको गिरफ्तार करवाऊंगा। पर वहां तो हजारों लोग इकट्ठे हो रखे, पूरा गांव पड़ोसी आ रखे हैं नेताजी के यहाँ, आप वहां से कुछ कर सकते हो क्या? एमएलए साहब के ये तो मतलब उसके ये शान के खिलाफ हो जाएगा उनके, आपने उनके यहाँ ये कर दिया सब उसी मौके पर कर दिया तो। सर इस स्थिति में मेरी जो प्रशासनिक भूमिका होगी वो प्राथमिक रहेगी और संविधान के अनुसार
जो मेरे कर्तव्य होंगे उन्हीं को मैं करने का प्रयास करूंगा। इसके बजाय आप ये नहीं कर सकते कि मतलब उस थानाधिकारी को आप फोन कर दें, जो उस इलाके के थानाधिकारी की ऐसे आ रखा, तो वो अपने बाहर आके वो कर ले, उसका ये घेराबंदी कर ले, जैसे प्रोग्राम खत्म हो निकले वो तो बाहर उसको अरेस्ट कर ले। बजाय ठीक नहीं रहेगा, बजाय वहीं पे आप मौके पे आके कर। सर मुझे लगता है इसमें जो हिस्ट्री सीटर है उसको भागने या फिर कुछ इस तरह के छिपाव के भी उपाय हो सकते हैं। तो ये मालूम नहीं पड़ेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप चुपचाप आराम से अपना फोन कर दिया मोबाइल से थानाधिकारी को, वो आराम से अपने बाहर आके खड़े हो गए सेफ जगह पे, है ना, जैसे निकले कर ले। सर मैं पुलिस ठीक है, चलिए, आप सहयोग से संपन्न काम आप जा करूंगा। सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर।